बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहर बानो आवान। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और सर्दी को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय करना है लेकिन एक हद तक, क्योंकि सर्दी जो है वो बहुत बढ़ चुकी है और शिद्दत अख्तियार कर मैं चुकी तो शहर बानो आज प्रोग्राम के आगाज में ही इख्तलाफ करने वाला हूं मौसम की बात पर आपसे, क्योंकि मैं बिल्कुल इंजॉय नहीं कर पा रहा इस ना सर्दी करें। को। इस सर्दी की शिद्दत में इतना इजाफा होता जा रहा है कि Enjoy इससे means पहले कि शायद ही आप हमने ऐसी मोटे सर्दी देखी। कपड़े पहन के घर में बैठे हैं और खिड़की के सामने बैठ के चाय पिए, कॉफी घर पिए। में बैठे हुए हीटर के सामने बैठे हुए ठंड कपड़ों के अंदर से घुस रही है। एग्जैक्टली। और जो लोग बाइक पे जा सर्दी रहे हैं उनके लिए बर्दाश्त नहीं ज्यादा हो रही। मुश्किल है। हाँ जो जी, लोग बाइक पे जाते हैं उनके लिए ज्यादा मुश्किल है कि अपना ख्याल रखें और मोटे मोटे कपड़े पहने और अपने आप को महफूज रखें इस सख्त सर्दी से। और इसको अच्छा, पंजाबी वैसे में कहते हैं ना, इस ठंड में ये भी होता है कि वबाई अमराज बड़े होते हैं, खुश्क सर्दी बड़े इसे बोलते हैं, क्योंकि अभी तक कोई बारिश नहीं हुई, तो ये जो खुश्क सर्दी है ये अच्छा खासा बीमार कर देती है। अमराज तो अक्टूबर से चल रहे हैं। सख्त सर्दी आएगी तो अमराज खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो मजीद डिफरेंट अमराज में तब्दील हो चुके हैं। चेंज हो रही रहे, मजीद आ रहे हैं। नहीं, खत्म वायरस होने वाली भी बात नहीं। जितनी भी वायरल डिजीजेज है ना, वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। वो भी Exactly. नई से नई शक्ल इख्तियार करती जा रही है। तो हर बार जब मौसम चेंज होता है पाकिस्तान में कोई नया किस्म का वायरल सामने आता है, तो इस बार भी एक है ऐसी ही सूरत हाल। बहरहाल जी, अपने आप का ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहने और अच्छी और हेल्दी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। और शहर बानो वाली बात को इंडोर्स करूंगा जी कि जो हजरात जो है बाइक इस्तेमाल करते हैं अपने दफ्तर जाने के लिए या स्कूल कॉलेजेस में जाने के लिए, वो बिलखसूस अपना ख्याल रखें, पूरे पैक होके हेलमेट पहन के। क्यों नहीं कहा आपने? खवातीन भी तो स्कूटी चलाती हैं, हाँ, बाइक वैसे चलाती हैं। खवातीन भी अब मैंने भी देखा है लाहौर की सड़कों पे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो खवातीन और हजरात जो बाइक का इस्तेमाल करते हैं सुबह सवेरे खास तौर पे, चले, वो अपना खवातीन खास ख्याल स्कूटी तो रखें। चलाती हैं, खवातीन अब बसेस भी चलाएंगी। अच्छा, ये आपको खबर दे रही है? बिल्कुल, ये मैं खबर दे रही हूँ। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के ताउन से खवातीन के लिए शुरू किए गए पहले तरबियती प्रोग्राम के तहत रवामा 18 खवातीन बस ड्राइवर फारिगुल तहसील होने वाली हैं। आपको याद होगा कि पिंक बस सर्विस का आगाज किया गया था जी, और बड़ा बड़ी जबरदस्त पज़िराई मिली हुकूमत हाँ। सिंध को इस इनिशिएटिव पर, क्योंकि ये खवातीन के लिए मुख्तस की गई बस। और हाँ। इससे पहले तो हमने देखा था जी कि सिर्फ कंडक्टर होती थी खवातीन, और अब ये बसेस चलाएंगी भी खवातीन, ड्राइवर भी खवातीन ही होंगे। वेरी गुड इनिशिएटिव। यानी पूरी जो हुकूमत है वो रोड पे उस वक्त खवातीन की होगी। हुकूमत सिंध सही, मैं देख रहा हूँ जी कि जो Women वुमेन empowerment एम्पावरमेंट है ना, हाँ, उस पे काम कर रही है। और पहला बैच जो है वो पास आउट हो गया है 18 खवातीन का, जो कि पिंक बसेस को ड्राइव भी करेगा और इसमें खवातीन ही कंडक्टर होंगी और खवातीन ही इसमें ट्रैवल कर सकती हैं। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और जब खवातीन इस बस में ट्रैवल करेंगी तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा सेफ भी वैसे फील मोस्टली करेंगी। जो मेल होते हैं ना, वो खवातीन ड्राइवर्स पर रिलाई नहीं करते। मैंने ऐसे देखा है कि जब कोई मेल बैठा हो ना, तो वो खातून अपनी वाइफ बहन ये कहते तुम इधर आ जाओ वो सीट पर, को पायलट मैं ड्राइव करूंगा। नहीं, इनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई होगी, आई एम श्योर। और ये अब वक्त आ गया ना, अपनी ड्राइविंग से ये प्रूव करेंगी खवातीन के नहीं भाई, अब रिलाई किया जा सकता है। तो जी, ये तो खवातीन के लिए अच्छी खबर है, लेकिन एक ओवरऑल पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर और बिलखसूस यंगस्टर्स के लिए वो ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने अब स्टार्टअप फंड का इजरा किया है। 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और वो तमाम यंग स्टूडेंट्स बिलखसूस जो IT के शोबे से मुंसलिक हैं, जो फारिगुल तहसील होते हैं यूनिवर्सिटी से, तो उन्हें समझ नहीं आती कि जी अब रोजगार के लिए क्या किया जाए। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अच्छा अजीम, इसको समझने के लिए ना मेरे लिए बड़ा आसान था, शायद इससे पहले ना होता। मैंने स्टार्टअप के नाम से एक सीजन देखा हुआ है। अच्छा। हाँ, और उस सीजन में वो बताते हैं कि स्टार्टअप क्या है, किस तरह से आपके पास एक आइडिया है और आप उस पर काम कर सकते हैं, तो आप ये लेकर जाते हैं, आप उनको कन्विंस करते हैं कि ये काम मुझे करना है। वो IT से रिलेटेड होता है, किसी ऐप से रिलेटेड होता है, बिल्कुल। इसी फील्ड से रिलेटेड होता है। वो आपको पास करते हैं, फिर वो आपको फंड देते हैं कि आप करें, फिर आपने उनको करके दिखाना होता है। उसके बाद फिर वो आपको जॉब्स भी देते हैं। आपने बिल्कुल, जो रेलिवेंट अथॉरिटी होती है उनके प्लेटफॉर्म पे अपना जो आइडिया है वो बड़े मौसर अंदाज में पिच करना होता है, उसकी आउटकम बतानी होती है, कितना रेवेन्यू आप जनरेट करेंगे, कितनी जॉब्स आपका जो स्टार्टअप है वो जनरेट करेगा। अच्छा, बेसिकली ये कल्चर आया था सिलिकॉन वैली US से। वहाँ पर हमने देखा है कि काफ़ी जो IT इंडस्ट्रीज है, IT एक्सपर्ट्स हैं, उनका एक स्टार्टअप कल्चर था, तो वहाँ से पूरी दुनिया में जजेस होते हैं ना, मजे की बात है, वो मोस्टली जो मैंने देखा वो यही होते हैं कि जो स्टार्टअप से ही कुछ बनकर बहुत बड़ी कंपनी ये बहुत अच्छी बात है। अब हम अपने हमसाय मुल्क को देख लें, उनकी जो IT एक्सपोर्ट है वो बेतहाशा बुलंदियों को छू रही है, मैं यही कह सकता हूँ। उनकी इकोनॉमी आप देख लें कहाँ से लगी है, तो पाकिस्तान के पास बड़ा ही शानदार किस्म का पोटेंशियल है। तो अब हमारा जो स्टार्टअप कल्चर है उसको अगर सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, तो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। अच्छा जी, 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए। अपने व्यूवर्स को थोड़ा ये भी बता दें जल्दी से कि इसमें 30% जो है ना वो हुकूमत मुआवनत करेगी, 70% जिनका आइडिया है तो उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये अगेन इट्स वेरी गुड फैसिलिटी, तो इससे जो है ना फायदा उठाना चाहिए हमारे यहाँ, फायदा उठाना चाहिए। अब कुछ बात कर लेते हैं ढोल बाजे की। शादियों में आपने अक्सर देखा होगा कि बारात जो है फुल ऑन ढोल बाजे
और मतलब शोर शराबा डांस धूम के धड़का, साथ जब धूम बारात धड़के आती के है साथ बैंड enter बाजा होती है। पूरा आता है। हाँ, तो वो बैंड बाजे के साथ फुल आगे बाराती पीछे बैंड बाजा जा रहे हैं जनाब, और फिर शोर मचाया हुआ है। लेकिन एक ऐसी अनोखी बारात हमने देखी जो बिल्कुल खामोश बारात थी। साइलेंट बारात। साइलेंट बारात का इनको नाम दिया गया। ये आप देख वाह, सकते हैं, वाह, लोगों ने वाह, वाह। हेडफोन्स लगाए हुए हैं और अपनी अपनी मर्जी के गाने लगाए हुए हैं और डांस कर रहे हैं। ये लेकिन बड़ा जबरदस्त आइडिया बाहर है, इट्स किसी वेरी को कुछ यूनिक। पता नहीं है कि बारात जा रही है और कौन से गाने सुने जा रहे हैं, कौन से सॉन्ग्स को एंजॉय किया जा रहा है और डांस भी किया जा रहा है। वजह क्या है? ठीक है, ये तो मुझे तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है, वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक। अच्छा, डीजे एक ही होगा तो फिर नहीं, अलग गाना बात मेरे है। ख्याल से या तो हर एक के पास अपनी चॉइस हो सकती है वैसे, कि अपनी अपनी मर्जी का गाना लगाएं, हाँ। और जिस गाने पे कोई या फिर झूमना हर चाहता किसी है की वो अपनी झूमे। अपनी चॉइस और हर किसी को बिल्कुल। एक ही गाने पे भी डांस करना पड़ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये इसकी सूरत हाल ये बनी जनाब, इसका जो बैकग्राउंड है कहानी का, ये बताएं कि ये शादी हो रही है कैंसर हॉस्पिटल के करीब, और ये बाराती यही चाहते थे कि वो जो पेशेंट्स हैं उस हॉस्पिटल में वो डिस्टर्ब ना हो शोर शराबे से, इसीलिए जो है ये इनोवेशन वो लेके आए कि हेडफोन्स लगाए जाएं और म्यूजिक भी इंजॉय करें, अच्छा, शादी भी इससे हो। जबरदस्त फोन्स लगाए हुए हैं और बाहर खामोशी है, अंदर जो है वो खलबली मची हुई है। इससे जो थरथली मची हुई सिचुएशन है अंदर। थरथली, इससे सिचुएशन मुझे सियासत से मिलती जुलती लग रही है। अच्छा। वहाँ भी ऐसा है, बाहर आवाम सोच रही है हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, अंदर और पता नहीं क्या चल पक रहा रहा है जी, बिल्कुल। हाँ। और एक महीने से भी कम वक्त रह गया अब तो इंतखाबात के हवाले से, और हम ये देखते हैं कि एक जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनकी दरख्वास्तें अब जो है वो मंजूर भी हुई हैं और कुछ की ज़ाहिर है मुस्तरद भी हुई हैं, जबकि Exactly. साबिक चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनको कल एक और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, तो उनके लिए सूरत हाल कुछ मुश्किल लग रही है। दूसरी जानिब हम देखते हैं नून लीग की सिचुएशन को, तो वहाँ पे अभी पार्टी टिकट्स तय हो रही हैं, किसको देनी है किसको नहीं देनी है, सीट एडजस्टमेंट किस जमात के साथ होगी, जबकि पीपल्स पार्टी की सिचुएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। उनकी जानिब से इंतखाबी मुहिम का भी आगाज किया गया है और बिलावल भुट्टो तो फुल चैलेंज कर रहे हैं। डाल दी नवाज गई है बानी पीटीआई की भी गिरफ्तारी जी, और डाल बिल्कुल, दी गई है। कल 9 मई के वाकये के बारे में। 9 मई के वाक़े के हवाले से तो इस सारी सूरत हाल पर राय लेते हैं हमारे एक्सपर्ट सीनियर तज्जियाकार नीक नाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मेरे को वक्त दिया। दूसरी बात ये है कि हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है उनको क्लीन चिट मिल गई है और नाहली की तलवार जो थी वो भी हट चुकी है उनसे। अब फिर भी नून लीग की जानिब से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो क्या कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? मेरा नहीं ख्याल ये कि ये पार्टी की कोई पॉलिसी लाइन आई है या कोई उस आला तरीन जगह से क़यादत की जानिब से मेरा ख्याल शिकवा नहीं है। ये इंडिविजुअल इनफरादी इज़हार ख्याल है जो लोग करते रहते हैं। टिकट्स पर भी बहुत बहस चल रही है। असल में बात यह है कि सीधी सी बात है जी, हमारे सामने हकीकतें होती हैं, हम बस वो गौर नहीं करते। स्पीड बहुत तेज़ है सोशल मीडिया की और ख़बरों की और न्यूज़ चैनल्स की, तो वो हमें असल में मौका नहीं देती कि हम रुक के ज़रा थोड़ा पस मंज़र देख लें। कई साल के बाद वापसी हुई है नवाज शरीफ की, और उनका अपने पार्टी से हज़ारों मील जब आप दूर रहते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है पार्टी को इंटैक्ट रखना, हर किसी से आप एक बराह रास्त कांटेक्ट करें। तो इतने सालों बाद जब वो वापस आए तो अपनी ही पार्टी जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी है उसके यानी उसको दोबारा से मिलना, बैठ के पूरे स्ट्रक्चर से बैठ के मिलना, एक एक फ़र्द जिसको टिकट दिया, जिसने अप्लाई किया है, उसका ख़ुद इंटरव्यू करना, उससे एक ताल्लुक़ बनाना, उसको री इंगेज करना, इसमें वक्त लगता है जो कि लगा। और दूसरी बात यह है कि टिकट्स जब तक वो कम्प्लीटली इशू, यहाँ से आपको पता चलता है वो कि द मैन इज सीरियस प्रोफेशनल। वो यानी हवाओं में चलने वाला आदमी नहीं है, वो रिएक्ट नहीं करता है खबरों को, वो अपने काम को सामने रख के टारगेट वो चलता रहता है, और यही एक सीरियस प्रोफेशनल को होना चाहिए। तो बस ये मेरा ख्याल है कि 2 या 3 दिनों की बात है, उसके बाद हम उन्हें आते हुए भी देख लेंगे, और वो गिले शिकवे या तनकीद जो नून लीग पे हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आखिरी जो देखिए शॉर्ट मेमोरी का दौर है ये वैसे भी शॉर्ट मेमोरी का दौर है, तो इसमें जो आखिरी 20 दिन होंगे पोलिंग डे से वो सबसे ज़्यादा मैटर कर रहे होंगे। अनिक साहब, वैसे इस मामले में ये भी एक एंगल दिया जा रहा है कि जिस तरह से अभी तक नून लीग सिर्फ टिकट्स और सीट एडजस्टमेंट में मसरूफ है, कोई इलेक्शन कैंपेन खुल के नहीं की जा रही, तो यहाँ तो उन्हें पता है कि नताइज क्या होने वाले हैं इंतखाबात के, दे आर वेरी कंफर्टेबल। दूसरी जाने पीपल्स पार्टी बहुत जलसे वलसे कर रही है। जी, पीपल्स पार्टी देखिए ये जो है इसमें हमारे लिए इशारे ये मौजूद हैं कि जितनी भी संजीदा क़यादत है, यानी वो मौलाना फजलुर रहमान हो जो कि अफगानिस्तान गए हैं दौरा, और ज़ाहिर है कि उसका ताल्लुक आते हुए इलेक्शंस और अमन अमान की सूरत हाल से है पख्तूनख्वा बलोचिस्तान, या वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो जिनको पता है कि इलेक्शन हो रहे हैं तो वो अपनी कंपेन के लिए निकले हुए हैं, या फिर ये कि PMLN की लीडरशिप हो। वो आप देख रहे हैं कि ये जो इतना घमसान का एक रन पड़ा हुआ है, एक एक टिकट पे इतनी
गौर खौज हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। तो आप एक तरफ से वो सीरियस, अच्छा इलेक्शन कमीशन ने अब वो इंतखाबी निशानात भी अलॉट कर दिए हैं, जी तो स्टेप बाय स्टेप हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा है कि इलेक्शन नहीं होंगे या नहीं होंगे, ये बिल्कुल एक फेक प्रोपेगेंडा है। अच्छा, मैं एक आपसे बात ज़रूर कहना चाहूँगा। जी। आप थोड़ी देर पहले जो जिक्र कर रही थी ख़वातीन और मोटरसाइकिल मोटरबाइक वो चलाना और ड्राइविंग वो का। बात, ये बहुत ज़रूरी है। जी जी ये बहुत ज़रूरी है एम्पावरमेंट के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। क्यों बच्चियां जो हैं वो या ख़वातीन जो हैं वो अपने भाई या वालिद या किसी का इंतज़ार डिपेंडेंस, एक कंप्लीट डिपेंडेंस, और सिर्फ टैबूज़ हैं ये। जी हाँ और ये एक बहुत हमें इनकरेज करने की ज़रूरत है जी जी कि वो बाइक पे यानी जाके, और ये अफसोसनाक बात है इनफैक्ट कि 2024 में हम ये बातें कर रहे हैं, यानी ये बातें भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साथ अमृतसर है, आप जाइए और वहाँ पे आप देखेंगे कि आम यानी बिल्कुल हमारी तरह के, यानी हमारे ही खित्ते के लोग हैं और वो और सब कर वहाँ भी मुसलमान रहते हैं। लेकिन हमारा मुआशरा जो है उसको भी बड़ा वक्त लगेगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि रीजनल जो पीस होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है कि यानी अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन चले 97 से ही अगर शुरू करें। वाजपेयी जब यहाँ चल के आए थे भारतीय वज़ीर आज़म, तो हमारी एक दोस्ती का सफ़र शुरू हो गया था। जी ये एक मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जज्बात में आप आके फैसले करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है, सही और जब आप कैलकुलेटेड मूव्स लेते हैं तो उसका क्या नतीजा होता है। न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट हो गए थे, पैरिटी आ गई थी, उसके बाद वाजपेयी यहाँ चल के आ गया था। अच्छा मीनारे पाकिस्तान जाके उसने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम कर लिया था। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे निकले जो बहुत जज्बात में आए और उन्होंने जैसे कहा कश्मीर कॉज से गद्दारी हो गई, फिर कारगिल हो गया और वो सारा सफ़र वापस हो गया। अब ये 2024 में बैठ के बता दीजिए कि 24 साल गुजर गए हैं, क्या हमने पा लिया? जी वो कहाँ से कहाँ चले गए? अगर हम उस किसी न, यानी क्या हम वो तमाम जज्बाती मामलात जिनको हम जज्बाती नज़र से देखते थे, हमने 1 इंच भी कोई उस तरफ पेशरफ्त की या कामयाबी हासिल की? फ्रांस और जर्मनी को देख तो वो नहीं मिल सकती। नहीं हो तो उसका मतलब ये है कि घूम फिर के फिर वही है कि अमन और तिजारत के साथ आप कोई मसला बेहतर हल कर सकते हैं जब दूसरे के स्टेक्स डेवलप हो जाए आपके रीजन। जी हाँ अगर जिदबाजी करेंगे, अच्छा यही जिदबाजी जो है बानी पीटीआई की, हमने यहाँ जज्बाती जो एक अप्रोच थी उसका नतीजा देख लिया। अब वो उसका यानी लेटेस्ट ये है कि वो सारे लोग जो ये कह रहे थे कि बस अब आए खड़े रिहा हो रहे हैं बाहर, ये फेक प्रोपेगेंडा कि बस अब रिहा हो रहे हैं, रिहा हो रहे हैं, दिसंबर में कह रहे थे कि रिहा हो जाएंगे। रिहा हो रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि बस वो बानी पीटीआई पर बाहर आ गए, ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि इलेक्शन में हम क्लीन स्वीप कर जाएंगे, और ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो अनीक साहब ये कौन लोग? एक ही वक्त में एक पूरा वो जो एक शऊर है जी, एक पूरा शऊर है जो अच्छा, अब इसका नतीजा क्या हुआ है? नतीजा ये हुआ है कि अब एक जो इकोनॉमिस्ट का जो एक मजमून आप देखें पब्लिश हुआ, जी और जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया, जिसके बाद वो रीपोस्ट करते चले गए, जी। इकोनॉमिस्ट वाले उसको रीपोस्ट करते चले गए। जैसे ही यहाँ से नई एक कहानी बरामद हुई कि बानी पीटीआई ने कहा कि जी वो तो मैंने लिखा ही नहीं था, वो तो AI था आर्टिफिशियल वो तो। इंटेलिजेंस, उसके बाद एक तो उन्होंने रीपोस्ट नहीं किया, रोक दिया। दूसरा ये कि हमारे वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने रद्द अमल देते हुए ये कहा है कि लीजिए साबित हो गया कि ये तो बानी पीटीआई ने नहीं लिखा, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लिखा है। और वो तमाम एंकर और वो तमाम तबसरा निगार जो ये कह रहे थे कि बानी पीटीआई ने लिखा, वो अनपढ़ साबित हो गए। अब आप अंदाजा लगाएं, ये हमारे वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, अंदाजा लगाइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या चीज है। यानी मैं उसे कमांड ही नहीं दे रहा, तो वो कैसे कैसे लिख लिख देगा? वो कैसे लिखेगा? मैं उसे को कमांड दूंगा ना, मैं उसे को डायरेक्शन दूंगा, मैं उसे कोई ऑब्जेक्टिव दूंगा, जी हाँ मैं उसे मटेरियल दूंगा। इसके बारे में वो चेयरमैन साबिक जो पीटीआई हैं उन्होंने ये कहा है कि मुख्तलिफ मुलाकातों में मैं कुछ पॉइंट्स बताता रहा हूँ, उनको जोड़ तोड़ करके कुछ। तो फिर वो कंटेंट किसने कहां से आया? वो कंटेंट वहीं किसी से ने तो आया। किया उसको। अच्छा, फिर पब्लिश होने से पहले को प्रूफ रीडिंग उसकी किसी ने की है ना, सही। तो उसके बाद ये कह देना कि जी मेरा इससे ताल्लुक नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किया है, ये इंतहाई बचकाना बात है। क्या आसान नहीं हो गया कि ये- कोई भी चीज है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डाल दी जाए? प्रिसाइसली आप भी कल ये कहेंगी कि वो मैं नहीं थी, आप भी कह सकते हैं कि मैं नहीं था, वो तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई इमेज क्रिएट हुआ था और वो जी। मेरी आवाज जो है वो थी, मैं तो था ही नहीं। अब तो यानी ये इस तरफ बचकाना बातें हैं ना, जी बिल्कुल जी जी उनका ये कहना भी बचकाना है, और फिर उसके बाद यानी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी का ये रद्द अमल देना कि देखिए ये मान गया, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लिखा है, ये उससे ज्यादा बचकाना है। अच्छा। और मजे की बात ये है कि वो कह ये रहे हैं कि अनपढ़ दूसरे हैं, यानी वो अनपढ़ हैं जो ये कह रहे हैं कि ये बानी पीटीआई ने लिखा है, वो अनपढ़ है, हाँ और ये भाई साहब पढ़े लिखे हैं जो ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने गोया किसी मक्खी मच्छर की तरह रैंडमली खुद ही चल पड़ती है और और खुद ही हालांकि वो कुछ गुज़िश्ता मजमून लिख एपिसोड में नीक साहब आपने सतूर साहब का एक हवाला दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि ये ऑफर
हुकूमत को भी दी गई, ये बाकी लोगों को भी बाकी दी गई। उनको भी आए। बानी नून लीग को भी दी गई। हाँ जी, अच्छा, अब ये हमें यहाँ पे ये भी मालूम होना चाहिए कि जब आप किसी इस्तिबदाद से या जुल्म से या जबर से लड़ते हैं तो लड़ने का तरीका होता है। जब आप अपने मुल्क में हुकूमत से या मक्तदरा से आप फाइटिंग मोड में होते हैं तो आप उससे फाइट करते हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं जो पीपल्स पार्टी ने लड़ी, जो नून लीग ने लड़ी। लड़ाई लड़ने का ये मतलब नहीं होता कि आप बैनुल अक़वामी फोरम्स पे जाके अपनी स्टेट के खिलाफ विटनेस बन जाएं और फर्द जुर्म लिखना शुरू करें। अपने मुल्क की हुकूमत से लड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप IMF से जाके ये कहें कि इनका जो आपने प्रोग्राम रोल आउट करना है वो फ्रीज कर दें और किसी तरह से इनको बैंकरप्सी की तरफ। ये इसको लड़ाई नहीं कहते, ये ट्रीजन है। यानी आप ये रूल्स ऑफ गेम तोड़ रहे हैं जी। अच्छा, इसके बाद ये सोहेल बड़ाई साहब का एक कालम है जी, आज पब्लिश हुआ, मैं जल्दी से इसका जिक्र कर देता हूँ। जी, इसमें उन्होंने कहा है कि वो मुख्तलिफ है। वो कौन है? ये नहीं पता। वो जो है वो उनका, यानी जो अगर हम सही समझ रहे हैं तो वो वही है जो पहले यानी जनरल बाजवा जहाँ पे थे या जनरल राहिल शरीफ जहाँ पे थे। ओके। और इन्होंने ये लिखा है कि वो इस तरह से मुख्तलिफ हैं कि वो एक तो खुद दमाई के शौकीन नहीं है, उनके साथ अगर लोग तस्वीर लें तो उनको यानी ये माइंड करते हैं कि ये ऑफिशियल डेकोरम के वो फॉलो करते हैं और वो सियासत से मतलब उस तरह दिलचस्पी नहीं रखते और डॉजी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये सारी की सारी बातें जो उन्होंने लिखी हैं ज़ाहिर है कि खुश आइंद हैं और ये हमें देखने में लगता भी है कि सीरियस प्रोफेशनल्स दुनिया में जहाँ जिस फील्ड में भी होंगे, एक तो वो रोज़ तकरीर करने में और बातों करने में उनका इंटरेस्ट नहीं होता, बिकॉज दे बिलीव सीरियसली कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और अगर आपके एक्शंस बोल रहे हो तो फिर आपको खुद तकरीर करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो भी प्रोफेशनल सीरियस होगा, मैं इसीलिए हम एक बहुत अच्छे मुस्तकबिल की तवक्को कर सकते हैं कि ये दोनों हजरात यानी आगे जो वज़ीर आज़म बनते दिखाई दे रहे हैं नवाज शरीफ और वो ये दोनों की जो टीम है ये बहुत अच्छा हमें यानी डायरेक्शन में ले जा सकती है, सॉलिड ग्राउंड में ले जा सकती है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जिस बात पे यकीन रखते हैं वो है अनिक साहब, बड़ी माजरत बोथ ऑफ देम सीरियस प्रोफेशनल्स। वक्त कम है, मैं जल्दी से एक सवाल पूछ लूं, ये वो वाली बात सियासतदानों के गले नहीं पड़ती हर बार आप देखते हैं, क्योंकि पिछली हुकूमत में भी कहते थे वन पेज। मैं आपसे इतनी गुजारिश कर देता हूं कि एक गैर अलानिया अनअनाउंस्ड एक नया वन पेज वजूद में आ चुका है। अच्छा, ये खबर है। ये एक अनअनाउंस्ड वन पेज वजूद में आ चुका है और ये सीरियस लोगों का वन पेज है। ये वो लोग नहीं हैं जो ढोल बजा बजा के सुबह शाम बताएं कि वन पेज है। ये ढोल नहीं बजाएंगे, ये सीरियसली आपके सामने काम हो रहा है, ये अनफोल्ड होता चला जाएगा और हम एक बेहतरी आएगी। वो यकीनन बेहतरी। देखिए, कौमों की जिंदगी में देर कभी नहीं होती। आप बेहतरी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें रीजनल पीस चाहिए, हमें हम तमाम हमसायों से हमें जो है वो अब देखें ना, ईरान जैसा मुल्क हमारा हमसाया है, अभी उसने वीज़ा फ्री एंट्री जो उनकी लिस्ट है उसमें 33 कंट्रीज को इंडिया को भी ऐड किया। इंडिया भी है, सऊदीया भी है, जी हाँ, और हम नहीं है। तो हमें ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। एक मैं जिक्र ज़रूर करता चलूँ कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का एक डिफेंस कॉपरेशन में एक कमेटी है, उसकी मीटिंग जो है वो पिंडी में हुई है। और उसके अलावा ये है ट्रायलैटरल, ये बहुत हमारा अच्छा, तुर्की जो है ये वाहिद मुल्क है जहां पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस के अलग-अलग अताशी मौजूद हैं। हमारी पाकिस्तान की अंकारा में जो एम्बेसी है उसमें एयरफोर्स का अताशी भी हैं, उसमें नेवी के अताशी भी हैं, उसमें पाकिस्तान मिलिट्री के अताशी भी हैं। हमारी डिफेंस कॉपरेशन टर्की के साथ बहुत एडवांस है और तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान का जो मिलिट्री कॉपरेशन है ये तीनों के लिए बहुत, क्योंकि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यानी रिसोर्सेज का मसला रहता है जो ये न्यूक्लियर पावर है सर। तो हम मतलब है कि इसमें एक तो ट्राइलैटरल हुआ है और इसके साथ एक बायलैटरल भी हुआ है, वो है पाकिस्तान और सऊदीया का। तो ये हमारे लिए ये अच्छी खबरें हैं। उसके अलावा मेरा ख्याल है कि जिसका मैं चाहूँगा वो है डॉन का वो एडिटोरियल जो उन्होंने आज मौलाना फजलुर रहमान के विजिट पे लिखा है। और मैं बड़ी हैरत का इजहार करके आपसे ये कहूँ कि जहाँ जाहिर है कि टोटल एक स्टैंडर्ड्स चीज़ों के नीचे गए हैं, डॉन जैसा अखबार भी मैं हैरान हूँ कि उनका वो एडिटोरियल अगर आप पढ़ें तो उसका लुबे-लुबाब ये है कि मौलाना अफगानिस्तान गए और जाके उनके साथ पाकिस्तानी जो काबुल में ऑफिशियल हैं वो भी उनके साथ उनकी मीटिंग अफगान ऑफिसर्स के साथ हुई है, लेकिन इससे अमन होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इस पूरे यानी ये बिल्कुल वो तबसरा है जो टिकटॉक पे हर कोई कर रहा है, ये वो तबसरा है जो कोई भी कर सकता है। इससे पहले ये भी बात की गई, इस तबसरे के लिए आदमी को डॉन जैसे अखबार का एडिटोरियल लिखने की अहलियत की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही थड़े की गपबाजी। तो आप खुद से भी व्लॉग बना सकते हो। मेरा हैरत ये है कि डॉन जैसा अखबार भी अपना एडिटोरियल इस कदर सतही
अब इससे पहले निक हो साहब गया। इसी मामले में भी बात की गई कि मौलाना को ये भी एक इशारा दिया गया कि जो भी आपके मसले मसाइल हैं तो आप खुद जाके अपने मामला वहाँ से हल सॉर्ट करें। आउट करें अफगानिस्तान से। जी नहीं, मेरा ख्याल है कि उनको अच्छा वो मिला है। अब ऐसा तो है नहीं कि उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं होगी। सही। वो जाहिर है कि कुछ बातें बता दी जाएंगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो। बात यह है कि अगर मैं किसी से पीस मांगने गया हूँ तो वो मुझसे क्या मांगता है। अनिक साहब ब्रेक का कहा जा उन्होंने रहा है अफगान रेफ्यूजीज के लिए कुछ रिलीफ मांगा है। रिलीफ जी। मांगे सर। थैंक यू सो मच फॉर योर ठीक टाइम है। अनीक साहब। और ये बड़ा फ्रूटफुल सेशन रहता है, हमेशा बड़ा एंजॉय करते हैं हम लोग तो इसे। वक्त का अंदाजा नहीं होता, इतनी जबरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी होता है। और 3-4 दफा हमारे प्रोड्यूसर कह चुके ब्रेक। बहरहाल जी ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है, उस पर बात करेंगे कि बच्चे वीडियो गेम्स खेलते खेलते नफसियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, प्रोग्राम देखते रहिए, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। बात करेंगे एक अहम इशू पर, वो ये है कि बच्चों में वीडियो गेम्स का बढ़ता रुझान हम देख रहे हैं। उससे पैदा होने वाले बहुत से मसाइल हैं जो सामने आ रहे हैं। वीडियो गेम्स खेलने के शौकीन बच्चे ज़्यादातर गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार होते हैं या गेमिंग के नशे का शिकार हो जाते हैं, और वालिदैन हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद अपने बच्चों को इस खतरनाक कैफियत से निकाल नहीं पाते। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं अनहा कमल। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। ये आए रोज जो हम मसाइल देख रहे हैं बच्चों के साथ, गेमिंग डिसऑर्डर भी इसको कहा जाता है, क्यों बढ़ रहे हैं और इससे खात्मा कैसे हो सकता है? अच्छा, गेम्स डिफरेंट होती, कुछ होती हैं वो लर्निंग बेस्ड होती हैं और कुछ होती हैं जस्ट फॉर फन होती हैं। हम ना दोनों साइड्स पे देख सकते हैं कि अगर तो बच्चे लर्निंग कर रहे हैं तो फिर तो ओके है, लेकिन अगर लर्निंग नहीं है तो दूसरी साइड पे बहुत सारे बच्चों में बिहेवियर्स जो हैं वो हो रहे हैं कि लाइक एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और उनके हिटिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा आता है। डिफरेंट गेम्स हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जी। Exactly. सभी लोगों को पता है कि इस तरह की बहुत सी गेम्स हैं जो बहुत इंसान को क्रिमिनल साइड पे लेके चली जाती Violence वाली है। game है, वायलेंस बिल्कुल। बहुत ज़्यादा और होता हमने है। ऐसी बड़ी खबरें भी देखी हैं कि कुछ गेम्स जो हैं XYZ खेलते हुए बहन भाइयों को कत्ल कर दिया, दोस्तों को मार दिया, क्योंकि वो गेम में देखा था कि वो इस तरह से आप अगले पॉइंट पर जा सकते हैं या अगली गेम जो है वो स्टार्ट हो जाए। अच्छा, बच्चे इमिटेट बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, वो जो भी देख रहे हैं ना, इवन वो सिर्फ मोबाइल स्क्रीन या उस पे ही उसको देख के इमिटेट नहीं करते। अगर घर का इन्वायरमेंट भी इस तरह का होता है ना, तब भी बच्चा बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। अगर आप देखें कि घर में हर वक्त बहुत ज़्यादा लड़ाई शोर हो रही है। शराबा और लड़ाई झगड़ा है तो वो ऑटोमेटिकली नेचर ऐसी हो जाती है। वैसे डॉक्टर अनहा, हम लोग इस बारे में हमेशा से बात करते रहे हैं कि ये गेमिंग डिसऑर्डर हो जाता है या एक लत लग जाती है। असल मुद्दा ये होता है कि इसे जान कैसे छुड़ानी है, वापस हेल्दी लाइफ में कैसे बच्चे को लेके आना है। और गेम कुछ हद तक ठीक भी होती है आपकी माइंड के लिए, तो अगर खिलवानी है तो कितनी देर बंदा उसको टाइम दे? अभी इंडोर एक्टिविटीज़ के साथ साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी अगर बच्चों को इंडल्ज किया जाएगा ना, हाँ। तो फिर बच्चों में वो गेम्स का और वो सारा कुछ, देखिए उन्होंने तो खेलना है, अब वो इस तरह बैठ के खेल रहे हैं या वैसे अगर बाहर जाके खेल रहे हैं, तो वो तो हमें उनके बच्चों के लिए क्राइटेरिया सेट करना है ना कि हमने उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाना है। एग्जैक्टली। यानी आपका ये कहना है कि इन चीज़ों से निजात तभी हासिल हो सकती है अगर आप अपने बच्चे को थोड़ी सी अटेंशन दो, आप उसके साथ वक्त गुजारो और उसको बाहर लेकर जाओ। Yes. अभी क्योंकि बहुत सख्त सर्दी चल रही है, अभी तो ये बाहर वाला पॉसिबल ही नहीं है। बाहर लेके गए तो फिर अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। इंडोर एक्टिविटीज़ में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। अब बैठ के खेल सकते हैं। सेंसरी प्लेस भी तो अब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी गेम्स है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हाइड हैं। एंड सीक और इस तरह की बहुत सी गेम्स हैं जो माइंड, जिसमें आप IQ क्वेश्चंस कर सकते हैं। बिल्कुल। ये कर गेम है, आप सकते हैं। बच्चे को पजल गेम्स होती हाँ, हैं, puzzle games। लेगोज होते हैं, वो आप और Legos, अगर yes. बहुत टोडलर्स हैं तो डॉट टू डॉट एक्टिविटीज़ इस तरह की भी बहुत सारी होती हैं। बच्चे की लर्निंग भी हो रही है और वो इंजॉय भी कर रहा है। आप उनके साथ पेंटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कोई different- पेशेंट आपके पास आया, ऐसा कोई बच्चा जो गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार हुआ, और किस तरह से आपने हैंडल किया? यस, मेरे पास अभी रिसेंट एक क्लाइंट आ रहा है और वो एक गेम है, वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इसको आप परचेज करें, और वो फिर मजबूर हो जाते हैं उसको परचेज करने में। इसका तो फिर मतलब हमने एक दफा उनको परचेज करके दी है पेरेंट्स? हाँ जी करके दी है। अब हमने पेरेंट्स को ये हमने इसको रीइंफोर्सर कर लिया ना। हम ये देखते कि अच्छा ये चीज़ है, ये बच्चा बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आ रहा है, तो हम उसको एज अ रीइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं। हमारे जो टारगेटेड उसके बिहेवियर्स है, हमने उनको मैनेज करना है, तो हम उसको एज अ रीइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं। अब जब वो हमारा 1 वीक का टारगेट वो कंप्लीट हो जाता है कि अच्छा इसके ये बिहेवियर थे, हमने इसके ऊपर हम उसको एक देते ना कि आपने एग्रेसिव नहीं होना, आपने शाउटिंग नहीं घर में करनी, तो फिर मैं आपकी मामा को कहूँगी कि आपको वो गेम दी जाएगी।
उसमें पेरेंट्स और मैं हम मिल के काम कर रहे हैं, तो हम फिर उसको आफ्टर 1 वीक हम वो फिर उसको गेम 1 टाइम के लिए हम उसको देते हैं। वैसे डॉक्टर ना आजकल पेरेंट्स भी ये करते हैं, बच्चा बहुत जिद करें या पेरेंट्स खुद कहीं बिजी हो तो फ़ोन दे देंगे या खुद गेम लगा के दे देंगे कि तू खेल, हम ज़रा कोई और काम कर लें। तो ये बताएं ज़रा कि बच्चों को जब आपने इस तरह वीडियो गेम्स खुद इनकरेज कर रहे हैं तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो बच्चे में जब आप देखें तो पेरेंट्स जो हैं वो चौकन्ने हो जाने चाहिए कि जी ये अब ज़्यादा हो गया, अब इसको वीडियो गेम्स नहीं देनी चाहिए? वर्चुअल ऑटिज्म यही है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा बच्चे स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो वर्चुअल ऑटिज्म वही है। और अगर इस पे रिसर्च भी होगी ना तो मोस्टली जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ना उनकी शुरुआत स्क्रीन से होती। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है ना। देखें 2 टाइप की स्क्रीन है ना। अब बच्चा वो मोबाइल को बिल्कुल अपनी आंखों के पास लाके भी देख रहा होता है, दूर करके भी देख रहा होता है, उसने हर तरह से उसको एक्सप्लोर करना है। बच्चे जो होते हैं वो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, तो वो मोबाइल में भी हर चीज़ को वैसे एक्सप्लोर कर रहा है, फिर वो इमिटेट भी कर रहा है। अब देखिए कुछ गेम्स ऐसी हैं जो लर्निंग बेस होती हैं, ठीक है, उसके अंदर बच्चों को फोनिक्स करवाए जा रहे हैं, मैचिंग करवाई जा रही है, सॉर्टिंग करवाई जा रही है। चलिए मैचिंग, हाँ जी, मैचिंग और सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट उनको आ जाता है, ड्राइंग करवाई जाती है। हाँ जी, लेकिन अगर जो आप दूसरी गेम्स की तरफ जाएं कि वो भाग दौड़ और ये सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली बच्चे उस चीज़ को इमिटेट करते हैं, फिर उनका भी वो रनिंग और ये सारी चीज़ें बहुत सारी उनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और इस सारी गुफ्तगू का लुबे-लुब आप हम अपने व्यूअर्स को बता दें। वो यही है जी कि अपने बच्चों को आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एंगेज करें और अटेंशन दें, उनसे बात करें, उनके साथ बैठ के। बेशक अगर आप बहुत सख्त सर्दी है, आई नो आप बाहर नहीं लेके जा सकते, तो आप उनके साथ घर में बहुत सी गेम्स खेल सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक में हम एक डिस्कशन कर रहे थे और मैं चाहता हूं कि वो आपके साथ भी हम शेयर करें और लाइव ये बात की जाए। तो मैं शहरबानो से पूछ रहा था कि शहरबानो, शादी लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? देखिए जी, अगर लव है तो लव करें, अगर अरेंज है तो अरेंज करें, मगर वक्त पर शादी करें। अच्छा, वैसे अवाम इस बारे में क्या कहती है वो राय जान लेते हैं। रुबीना यूसुफ की तरफ चलते हैं। हाँ। ये कहा जाता है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और ज़मीन पर बसने वाले लोग एक दूसरे से मुकर्रर वक्त पर मिलते हैं और शादी के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि शादियाँ लव मैरिज कामयाब होती हैं या अरेंज मैरिज? इसका जवाब तो लोगों से जानते हैं, मेरे साथ रहिए। शादी लव या अरेंज? हुई तो लव थी, अब पट्टा बह गया। लव का तो लव तो नजर नहीं आता, बस काम और बर्तन नजर आते हैं। मियाँ साहब पूछे रोटी पकी है, कभी कहते थे गुलाब का हैप्पी बर्थडे टू यू पे, कभी आई लव यू, अब कहते हैं रोटी कितने बजे मिलनी है, सिरप मिल गया मेरा, दवाइयाँ आ गई हैं, भाई ये अलग है लव। हाल से आपकी तरह थे, अब ये हो गए, लड़की से बहस बना दिया। एडवाइस है लव नहीं करना, जहाँ माँ बाप शादी करें वहीं करना है। अरेंज होनी चाहिए। क्यों? लव में फिर आगे बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मसले मसाइल आते हैं, तो अरेंज बेहतर हो जाता है। मेरा ख्याल है दोनों ही कामयाब हो जाती हैं अगर आपका नसीब अच्छे हो तो। आपको लगता है सिर्फ नसीबों की बात है? वैसे आप प्रेफर क्या करती हैं, लव या अरेंज? अरेंज। क्यों? उसमें फैमिली भी इन्वॉल्व होती है और लव में तो सिर्फ 2% ही होते हैं ना। अरेंज मैरिज होनी चाहिए, लव मैरिज में तो लड़ाइयाँ ही हैं, कोई ना कोई इशू हो जाता है, कभी घर वालों का, कभी ससुराल वालों का, और देन आपका मॉरल ऑफेंड होता है डिवोर्स। लव, क्योंकि मेरी लव है इसलिए अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप एक दूसरे को समझते हो। शादी लव या अरेंज? अरेंज। क्यों? मामा पापा की मर्जी होनी चाहिए। शादी मेरे ख्याल से अरेंज करके फिर लव कर लें। क्यों? आप फिर लव भी तो जरूरी है ना। आपकी शादी हुई भी? हाँ जी, हुई है। हाँ, आपने शादी लव की अरेंज? मैंने अरेंज की, लेकिन पहले थोड़ा सा लव भी हो गया था, फिर बाद में ज़्यादा हो गया। थैंक यू। आप बताएंगे शादी लव होनी चाहिए या अरेंज? नहीं, हम तो पुराने लोग हैं, हम तो कहते हैं अरेंज होनी चाहिए। क्यों? वालिदैन का फैसला होता है ना, वो ठीक होता है। आजकल देखें लव, आजकल यही चल पड़ा है कि लव, लेकिन शादियाँ कामयाब नहीं हो रही, अरेंज ही होनी चाहिए। मेरे ख्याल में अरेंज मैरिज है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, जो जिस तरह वो हमारी ज़िंदगी को आगे देख सकते हैं उस तरह हम फैसला नहीं कर सकते।
इसलिए मैं अरेंज मैरिज, क्योंकि मेरी खुद भी अरेंज ही हुई है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी चल रही है। शादी लव या अरेंज? अरेंज। क्यों? क्योंकि लव जो है वो सही नहीं रहती है, बाद में प्रॉब्लम्स आती है। आपकी शादी अरेंज या लव? मेरी तो अरेंज ही होगी। शादी लव हो या अरेंज हो, लेकिन अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो ये है कि करके अरेंज कर लें। भाई पहली तो बात ये है कि अरेंज ही होनी चाहिए। अगर लव हो तो उसको उसी तरीके से निभाना चाहिए, बाद में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। अरेंज होनी चाहिए। क्यों? बस फैमिली सेटअप लॉन्ग लास्टिंग होती है। अरेंज होनी चाहिए। क्यों? इसीलिए कि उसमें बड़े खुश होते हैं, उनकी दुआएं होती हैं। मेरे अंदाज से लव मैरिज होना चाहिए, अपनी चॉइस होना चाहिए, अपनी पसंद होना चाहिए। अरेंज। क्यों? बस ये सही रहती है। मामा पापा की मर्जी से ही होनी चाहिए। क्यों? बस वो सही करते हैं जो भी करते हैं। लव मैरिज होनी चाहिए। मेरी लव मैरिज हुई है। क्यों? बस मुझे पसंद थी, मैंने की पसंद की शादी। तो अच्छी जा रही है आपकी? बिल्कुल अच्छी जा रही। मेरी तो क्लास फेलो भी थी, हम इकट्ठे पढ़े हैं, इकट्ठे में शादी भी हो गई। अब ये मेरी बेटी भी है और बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। ये तो जानी आपने लोगों की राय, शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, हम एक दूसरे की ज़रूरियात का ध्यान रखते हुए अपनी शादी को मिसाली बना सकते हैं, मोहब्बतों, चाहतों और वफाओं के फूल महका सकते हैं। तो एंड ये भाईजान लव करें या अरेंज करें, हम तो ब्रेक ले रहे हैं। हाँ जी वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। तो पाकिस्तानी तलबा किसी से कम नहीं है और ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा कारनामा अंजाम दिया है उनकी जानिब से। नष्ट के तलबा ने फार्मूला 1 कार तैयार की है जिसको बरतानिया हाइब्रिड मुकाबलों में मुतारिफ करवाया जाएगा। पाकिस्तानी तलबा की इस कामयाबी पर दुनिया की मारूफ ऑटोमोबाइल कंपनी है जी टेस्ला, उन्होंने इस इकदाम को सराहा है और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम देने का ऐलान किया है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नष्ट फार्मूला 1 टीम के मेंबर ज़रियाब खान। ज़रियाब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। ये बताइएगा कि ये आइडिया कहाँ से आया और अपनी फार्मूला 1 कार के बारे में बताएं। जी जी बिल्कुल। तो ये हमारी जो टीम है ये 2012 से 2012 से हम लोग compete कर रहे हैं फार्मूला स्टूडेंट के अंदर। ये पाकिस्तान की पहली फार्मूला स्टूडेंट टीम थी और अभी हमें काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ हमने कम्बशन व्हीकल्स में काम किया। हम 2015 में हमने FS UK और FS जर्मनी में भी compete किया था इंड्योरेंस में। तो अब जो है हमने ये डिसीजन लिया कि दुनिया जिस तरह से कम्बशन से शिफ्ट हो रही है इलेक्ट्रिक की तरफ, हाइब्रिड की तरफ, तो हम भी उसके साथ ही उस ट्रेंड के साथ हम हाइब्रिड व्हीकल की तरफ आ रहे हैं। तो ज़रा आप ये बताइएगा कि टेस्ला कंपनी के साथ कोई मुआहिदा हुआ है, इस मुआहिदे की डिटेल्स बताएं और कैसे हुआ ये मुआहिदा। जी जी, तो हर साल टेस्ला जो है वो टीम्स को अपॉर्चुनिटी देता है अपनी स्पॉन्सरशिप की। वो टीम्स को एक फोरम खोलता है बेसिकली जहाँ पे बहुत सारी टीम्स दुनिया से तकरीबन हर फार्मूला स्टूडेंट टीम उसके लिए अप्लाई करती है उनकी स्पॉन्सरशिप के लिए। और उसका एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है जिसमें आपने गाड़ी का एक एक डिज़ाइन की अप्रोच उनको बतानी होती है और उसमें फिर वो डिसाइड करते हैं वहाँ से कि आपकी गाड़ी क्या इस के लिए कंपैटिबल है, क्या आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज ऐसी है कि आप टेस्ला से स्पॉन्सरशिप ले सकें, क्या आप सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो उसके बाद जो है फिर हमें अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ला की स्पॉन्सरशिप। ज़रा वैसे आपके इस प्रोजेक्ट का एक्स फैक्टर क्या है, क्योंकि फार्मूला 1 कुछ नई चीज़ नहीं है और बाकी गाड़ियाँ भी अगर कोई बना रहा है तो वो भी कोई नई चीज़ नहीं है। व्हाट्स द डिफरेंट अबाउट दिस प्रोजेक्ट? जी आई मीन ये पाकिस्तान की इंशाल्लाह पहली फार्मूला स्टाइल हाइब्रिड व्हीकल होगी जो कि आई थिंक एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हमारे स्टूडेंट्स भी compete कर रहे हैं इंटरनेशनल बाकी स्टूडेंट्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ। तो ये बेसिकली आई थिंक शो करता है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी किसी से कम नहीं है। हमारे अंदर भी कैपेबिलिटी है, कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी जो नौजवान है किसी से कम नहीं है, बड़ी जरखेज है मिट्टी। अच्छा, ये बरतानिया में हाइब्रिड मुकाबले होने जा रहे हैं, कब हो रहे हैं और इसमें कितने मुल्क जो हैं वो शरीक हो रहे हैं?
इसमें पूरी दुनिया से ही टीम्स आती हैं, यूरोप से भी आती हैं, अमेरिका से भी आती हैं, और ये इंशाल्लाह 2024 की जुलाई में हम compete करने का प्लान है हमारा। और ज़रिया, इसका क्या पर्पस होगा इस कंपटीशन को compete करने का? कोई बड़ी ट्रॉफी मिलने वाली है, क्या होने वाला है? जी इंशाल्लाह हमारी होप तो यही है कि हम भी compete करके एक ट्रॉफी लेकर आए पाकिस्तान के लिए वापस। गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज है आपका? ऐसा इवेंट, जी गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज है आपका? सॉरी, मैं समझा नहीं। पाकिस्तान गवर्नमेंट को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि वो आपकी किस तरह से हेल्प करें, तो कोई मैसेज है जो आप देना चाहें? जी बिल्कुल। हमारे असल में ये कंपटीशन इस तरह का नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कंपटीशन हो। ये एक ऐसा कंपटीशन है जो कि इनोवेशन को इंस्पायर करता है। ये स्टूडेंट्स के अंदर इंजीनियरिंग को स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। तो इसमें ट्रॉफी तो ऑब्वियसली एक वो होता है, एक पर्क होगा अगर आप जीत सकते हैं, लेकिन इसका मेन गोल तो ये होता है कि ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को जो है एक प्लेटफॉर्म दे कि ये अपनी कैपेबिलिटीज भी शो कर सकें और सीख भी सकें। ठीक। तो ज़रिया, आप क्या देखते हैं पाकिस्तान में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसका क्या फ्यूचर देखते हैं आप? असल में ये गाड़ी ऐसी नहीं है कि इसको डायरेक्टली कमर्शलाइज किया जा सके। इसमें जो रिसर्च लगती है और इसमें जो आपके पास डेवलपमेंट होती है, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप प्रॉपर्ली मार्केट करें तो वो कमर्शलाइज करी जा सकती हैं। बट हमारे काफ़ी ज़्यादा हमारी टीम की इंडस्ट्री से भी, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से भी बातचीत चलती रहती है कि वो हमें टेक्निकली सपोर्ट करते हैं और हमारे ग्रेजुएट्स को, हमारे अलुमनाई को भी वो ऑफर करते हैं इंटर्नशिप्स और जॉब्स वगैरह। अच्छा ज़रिया, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टेस्ला कंपनी के साथ, वो आपको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, उससे क्या फ़ायदा होगा आपको? देखें, हमारी जो हाइब्रिड व्हीकल है अभी, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं गाड़ी के। एक होता है आपका कंबशन इंजन और एक होगी इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर को पावर करने के लिए जो हम सेल्स यूज करते हैं वो असल में नॉर्मल सेल्स नहीं होते, वो AA AAA वाले नहीं होते। सही। तो वो लिथियम आयन सेल्स होते हैं जो कि थोड़े डेंजरस भी होते हैं हैंडल करने में, और उनकी एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जो उनको आपको मॉनिटर करनी पड़ती हैं। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली ये करता है, वो उन सारे सेल्स को मैनेज कर रहा होता है, उनकी वोल्टेजेस चेक कर रहा होता है और उनको प्रॉपर हेल्थ में अपनी चला रहा होता है। तो ये काफ़ी इंटीग्रल पार्ट होता है गाड़ी का कि इसके बगैर जो है ये बहुत डेंजरस हो जाता काम। ठीक है जी, हमारी विशेस जो हैं, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप मजीद कामयाब हों, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और इस तरह की नई, ये तो खैर होता रहा है, लेकिन नहीं बिल्कुल आप करते रहें। ज़रिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यहाँ पर व्यूअर्स हम ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सेहत से जुड़े एक अहम मसले की। तो पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो चुकी है। आज तीसरा दिन है। ये मुहिम 14 जनवरी तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 5 साल तक की उम्र के तकरीबन 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम में 3 लाख से ज़ायद फ्रंट लाइन वर्कर्स तैनात होंगे। सख्त मौसम के बावजूद पोलियो वर्कर्स घर घर जाते हैं। जब भी वो आपके दरवाजे पर आएं, इन्हें वेलकम करें और अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स ज़रूर पिलाएं। इनके साथ ताउन करें क्योंकि वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपकी जानों के, अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं और वहाँ पर आते हैं, आपके बच्चों के लिए वहाँ पर आते हैं। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए सब कुछ किया जाता है। पोलियो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और आप भी अपनी कौमी जिम्मेदारी निभाएं, अपने बच्चों को माजूरी से बचाएं। 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। तो इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के शोबा इमरजेंसी के हेड चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद नासिर राणा साहब। राणा साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, आपने टाइम दिया, आपने बुलाया जी। आपका शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। राणा साहब, अब दुनिया में अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2 ममालिक है जहाँ पोलियो वायरस ये रह गया है, बाकी दुनिया तो फ्री हो गई है, तो पाकिस्तान से क्यों ख़त्म नहीं हो रहा वायरस? देखें, पाकिस्तान या अफगानिस्तान दोनों के हालात काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, स्पेशली वो एरिया जो अफगानिस्तान से मिलता है। एक तो यहाँ से लोगों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंट मूवमेंट होती है। बॉर्डर्स जो से आपको पता है इस तरह के हैं कि चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। आज अगर जब कंपेन चलती भी है यहाँ पे, बहुत सारे लोग, बच्चों ने,
जिन्होंने पीए होते हैं वो अगर उधर ट्रांसफ़र होते हैं या ट्रैवल करते हैं, वहाँ से लोग इधर को ट्रैवल करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे कई दफ़ा र्यूमर्स जो फैलाई जाती हैं या फैल जाती हैं, लोग उन पे कान ज़्यादा धरते हैं और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उस पर शायद थोड़ा सा कम उस पर ध्यान करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शायद हम अपने डिफरेंट चैनल्स पे, मीडिया पे, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक पे हम हेल्थ के बारे में लोगों को इतना ज़्यादा शायद अवेयरनेस नहीं दे सके या हम उनका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर सके। क्योंकि बाहर की दुनिया में देखें, जब कोविड आया उन्होंने कहा कि जी ये कोविड आ गया, ये वायरस इस तरह है, इस तरह फैलेगा। लोगों ने कहा जी ठीक है, दे बिलीव इट ब्लाइंडली। लेकिन राना साहब अभी तो बहुत कैंपेन चलाई जा रही हैं, टीवी पर एड्स तो बहुत चल रहे हैं, पोलियो एड्स भी चल रहे हैं, बाकायदा तौर पर लोगों को एजुकेट भी किया जा रहा है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कोई XYZ रूमर आता है कि जी ये तो जो पोलियो कतरे हैं ये तो आपकी नस्लें तबाह कर देंगे, तो वो भाग जाते हैं या फिर उसका निशाना जो है बेचारे पोलियो वर्कर्स बनते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी हुकूमती सतह पर जाकर कि हमें अब खात्मा चाहिए? एक तो देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो जैसे बच्चा कोई पैदा होता है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए, उसको फॉलो किया जाए, टैग किया जाए, जैसे बाकी दुनिया में किया जाता है। वो जब उसको वैक्सीनेशन होनी, देखिए पोलियो कैंपेन तो हम अब चला रहे हैं ना, वो इसलिए चला रहे हैं कि हमारे बच्चे रूटीन में इम्यूनाइजेशन ही उनकी कम हो जाती है, मिस कर जाते हैं। तो अगर सारे बच्चों की रूटीन की इम्यूनाइजेशन टाइमली हो जाए और प्रॉपरली हो जाए तो शायद ये कैंपेन्स की कभी ज़रूरत ही ना पड़े फ्यूचर में, जैसे बाकी दुनिया में नहीं पड़ती। अच्छा, अब होता है कि हमारे यहाँ पे बच्चे जो अगर हम उनको टैग करें प्रॉपरली, जब उनकी उम्र है वैक्सीनेशन देने की, अगर 2 महीने पे देनी है, 6 हफ्ते पे देनी है, जो नहीं आता बाहर के मुल्कों में तो वो कॉल जाती है, कॉल नहीं जाती तो सोशल वर्कर घर चला जाता है कि जी आपका बच्चा मिस कैसे हो गया। यहाँ जैसे अभी लाहौर में 21 लाख की आबादी है बच्चों की अंडर 5, अगर उससे ऊपर करें तो आप समझ लें कि 30 लाख हो जाएंगे, 12 साल से नीचे 30-35 लाख हो जाएंगे। इतना जितने लाहौर के बच्चे हैं लाहौर में, इतना तो यूरोप के कंट्री में, पूरे कंट्री में इतने बच्चे नहीं हैं। अच्छा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और तेज़ी से बढ़ती है। और तीसरा ये है कि क्योंकि हम जैसे बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि स्कूलों में जॉब्स के लिए वो कहते हैं जी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो हम आपको जॉब नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे तो वैसे बन जाता है सिफारिश पे भी। हाँ, देखें चेक एंड बैलेंस है ना, अकाउंटेबिलिटी है, चेक एंड बैलेंस है, फिर लोगों की अवेयरनेस है, फिर उनको बताना है कि उनको पता होना चाहिए, एक माजूरी है। क्योंकि अभी लोगों ने देखा नहीं ना, गवर्नमेंट ने एफर्ट किए बहुत सारा, अब लोगों ने यहाँ के लोगों ने काफ़ी अरसे से कि पोलियो के मरीज नहीं देखे इस तरह। राना साहब, मैं ये चाह रहा था कि हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप लोगों को पहले ये बताएं बेसिकली कि पोलियो वायरस है क्या, इससे होता क्या है, किस तरह इफेक्ट करता है आपकी ज़िंदगी को और फिर आपके साथ जुड़ी फैमिली को कैसे ये इफेक्ट करेगा, और फिर वैक्सीन किस तरह से हेल्प आउट करेगी। देखें, जो पोलियो वायरस है ना, ये एक जो वायरस फैलता है पानी के ज़रिए, हम इसको कहते हैं फीको ओरल रूट, यानी जैसे किसी के अगर है अंदर वायरस है, उसके पेट में वह है, उसकी आंतों में है, जब वो स्टूल पास करेगा तो जाएगा, अगर सीवरेज वाटर में जाएगा, सीवरेज वाटर किसी जगह अगर पीने के पानी से मिक्स हो रहा होगा तो वो वायरस वहाँ जाएगा, वहाँ से फिर पीने के पानी में आएगा और लोगों में सर्कुलेट करता रहेगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है, पीने का पानी बहुत बड़ा इशू है। बचना मुश्किल है अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लेते। हाँ, देखें 2 चीज़ें, बाकी यूरोप में या अमेरिका में भी जब इसकी कैंपेन शुरू की गई, आज से देखें 30-40 साल पहले ये कुछ 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एंडेमिक था पोलियो। आज से 30-40 साल पहले, अभी सिर्फ 2 कंट्रीज़ में रह गया। एक तो जब उन्होंने चलाया, उन्होंने कहा कि जी पीने का पानी उन्होंने साफ़ होना चाहिए यूरोप में और अमेरिका में, उसकी वजह से तेज़ी से इसका इंसिडेंस कम होना शुरू हो गया। अच्छा, जब वो अंदर जाता है फिर फैलता है। अब जो अगर तो कोई बंदा इम्यून है, वो अगर वो पानी ऐसा पी ले जिसमें कुछ वायरस है, उसको कुछ नहीं होगा। अगर उस बंदे में कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है तो फिर डेफिनेटली उसको बीमारी लगेगी। तो बीमारी एक एसिम्प्टोमेटिक होती है कि माइल्ड सा खांसी ज़ुकाम, जिस्म में दर्द हुआ, अच्छा हाँ, ख़त्म हो गया। एसिम्प्टोमेटिक भी होती है। फिर उसके बाद ये होता है कि बहुत सारे लोगों को फिर उसकी फालिज हो सकता है, इससे डेथ्स भी हो सकती हैं, डेथ्स भी होती रही। फिर इसमें पैरालिसिस हो जाता है। जो पैरालिसिस है वो अनफॉर्चुनेटली इसका परमानेंट होता है। ये नहीं होता कि जैसे किसी की टांग टूटी है ना, आज हड्डी हड्डी टूटी है तो चलो 4 महीने में 3 महीने में जुड़ जाएगी, ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। इसका जो फालिज होगा लाइफ लॉन्ग है। और जब देखें जिस फैमिली में 4 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा किसी का डिसेबल्ड है ना, स्लो है या कुछ मसला है, तो वो बच्चा तो सफर करेगा, वो तीनों बच्चे सफर करते हैं। हमने तो देखा है माँ बाप, वो जो बीमार बच्चा होता है डिसेबल्ड, बहुत सफर करते हैं। अगर 4 साल का बच्चा है ना डिसेबल्ड, उसको लेके हर महीने हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं। जो पीछे 2 साल का बच्चा और 1 साल का बच्चा है, वो भी बीमार होते रहते हैं। वो दूसरों के रहमो करम पे होते हैं। यानी एक डिसेबिलिटी की वजह से पूरी फैमिली सफर करती है। और हमने देखा है कि पूरी फैमिली और माँ बाप मुकम्मल मतलब सिस्टम खराब हो जाता है। राना साहब, अब रे ऑफ होप तो वैक्सीन है, वैक्सीन कैसे काम करती है? अच्छा, वैक्सीन जो सी ना, वैक्सीन बिल्कुल ऐसे इम्यूनिटी जो सी होती है डेवलप होती है ना, 2 तरह से होती है, जिसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी।
पैसिव इम्यूनिटी ये होती है कि जैसे से फॉर एग्जांपल आपका कोई इदारा है, वहाँ पे हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, हम एक हफ्ते के लिए कहें जी हमें 100 सिक्योरिटी गार्ड दे दें किसी को, सिक्योरिटी गार्ड आए वो चले गए, उसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, वो हमने पैसिवली उन्होंने हमें प्रोटेक्ट कर लिया। दूसरा होता है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या, हमने खुद अपने परमानेंट भर्ती कर लिए बंदे, वो अब सारी उम्र हमारे पास रहेंगे, अपना एक सिस्टम जनरेट, अपना सिस्टम जनरेट हो गया। एक्टिव इम्यूनिटी में बिल्कुल ये एक सिस्टम जनरेट हो जाता है। पोलियो आपने ड्रॉप्स पिए, किल्ड वायरस होता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम को ये स्टिमुलेट करता है, एंटीबॉडीज बनती हैं, आपके ब्लड में रहती हैं। जब सेकंड टाइम देते हैं वो मजीद स्ट्रेंथन होता है, थर्ड टाइम देते हैं मजीद स्ट्रेंथन होता है। अच्छा। उसके बाद जब कभी वायरस आएगा तो वो वायरस को वैसे किल कर देगा। तो पोलियो वैक्सीन और सारी वैक्सीन का बेसिकली पीछे थीम या पैथोफिजियोलॉजी सेम है कि अपना बॉडी का सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। हुकूमती सतह पर अगर हम देख रहे हैं कोई चीज ऐसी है जो आपके घर में आके आपको पिलाई जा रही है तो वो सिर्फ पोलियो वैक्सीन है। जी बिल्कुल सही कह और रहे हैं। इसको भी हम लेने से इनकार कर रहे हैं, तो कितना बड़ा ये गुनाह ही कह सकते हैं कि अपने औलाद के साथ। बहुत बड़ा, आप चले कह रहे कुफरान नेमत है। हाँ। और एक गुनाह है कि इसमें वालिदैन को क्या करना चाहिए इस बारे में? इसमें वालिदैन को देखें, एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि उनको चाहिए अपने बच्चों की जो रूटीन की इम्यूनाइजेशन है ना, जो पैदा होते ही शुरू हो जाती है, वो कंप्लीट कराएं। वो कंप्लीट कराएंगे ना तो बहुत हद तक इसमें बचत है। फिर उसके बाद जब भी गवर्नमेंट चलाती है, देखें गवर्नमेंट जब एक काम शुरू करती है ना, उसके पीछे होमवर्क होता है एक्सपर्ट्स का, डॉक्टर्स का, साइंस मतलब साइंटिस्ट होते हैं, वो कहते हैं जी ये बीमारी आ रही है, से फॉर एग्जांपल चले पोलियो तो है ना, मीजल्स है, बिल्कुल, कोई और बीमारी है, लोग कहते हैं ये बीमारी आ गई है, इतने लोगों को हो गई है, हमने हॉस्पिटल में इतनी डेथ्स देख ली हैं, सोसाइटी में फैल जाएगी, इस सीज़न में आप इसकी कंपेन चला के इसको ख़त्म कर दें। तो उसके पीछे बड़ी एक होमवर्क होता है। तो इसलिए पेरेंट्स को तो चाहिए कि जब गवर्नमेंट फ्री एक चीज़ दे रही है, अगर पैसों की भी दे रही है तो फिर भी उसको फॉलो करें। बिल्कुल राना साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि जी पोलियो की वैक्सीन जरूर पिलाएं अपने बच्चों को, और दूसरा ये है कि जी ये जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए, तमाम पेरेंट्स को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इस वैक्सीन से कुछ नहीं होता, आप अपने बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वही मजबूत करेंगे और वो बच्चा कल को एक हेल्दी फैमिली सिस्टम का हिस्सा बनेगा, हेल्दी सोसाइटी का हिस्सा बनेगा। बिल्कुल ऐसे है कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देख लें, कितने सालों से उन्होंने अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी, क्या कोई इशू हुआ, या फिर उससे पहले बहुत सी मिसालें हैं जो लोग पोलियो पीते रहे हैं और उनकी लाइफ बड़ी हेल्दी गुजरी है। तो ये जो मेरे ख्याल से इट्स अ हाई टाइम कि 2024 में अब इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन। और एक और मैसेज ही कि पोलियो वर्कर्स का ख्याल किया करें, जब वो आपके दरवाजे पे आते हैं उनसे ताउन करें, उनकी केयर करें, वो बड़ी अहम ड्यूटी है जो निभा रहे हैं। चाहे पानी पूछे मैं तो कहूँगी। जी बिल्कुल। और गवर्नमेंट की जानिब से भी हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी एक अच्छा इनिशिएटिव उनकी जानिब से लिया जा रहा है। और वही शहर बानो ने भी ये बात की कि हम तो इसकी जो अवेयरनेस जो एड्स हैं वो तो काफ़ी देख रहे हैं, टेलीविजन पे चल रही है, मजीद जो इकदाम हो सकते हैं वो करने चाहिए। ठीक है जी, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। तो व्यूवर्स, आज के डिजिटल दौर में जहां टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है, हम अपनी जहनी सेहत पर उसके असरात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी ने जहां हमारी ज़िंदगियों को ज़्यादा सहल बनाया है, वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि इसने हमारी जो जहनी तंदुरुस्ती है उसके लिए नए चैलेंजेस और ख़दशात भी मुतारिफ कराए हैं। तो इसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और वो एक्सरसाइज किस तरह की होनी चाहिए वो उसके लिए हम राय लेंगे अपने फिटनेस एक्सपर्ट से। वैसे इनका मैं ये बताऊं कि इनकी जो बैकग्राउंड है वो मार्केटिंग में और सेल्स में है, और अब ये फिटनेस एक्सपर्ट है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पढ़े लिखे लोग अब इस फील्ड में आ रहे हैं। तो उज़ैर अतीक हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उज़ैर, कैसे हैं? थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, अब क्योंकि आप हमें नज़र आ रहा है माशाल्लाह आप फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं और फिट भी हैं, तो इसकी क्या वजह है? और दूसरा ये कि कितना ज़रूरी है अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए ये वर्कआउट? वेल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिटनेस इक्वली इम्पॉर्टेंट है और किसी भी बंदे के लिए, किसी भी मर्द या औरत के लिए टू एक्सेल इन देयर प्रोफेशन, इन एनी फील्ड दे रिलेट टू, जहाँ भी वो काम करते हैं। और दूसरी बात ये कि फिटनेस का ताल्लुक माइंड से इसलिए है बिकॉज आप जब वर्कआउट करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, इम्पॉर्टेंटली उसमें आप वॉक करें, उसमें आप जॉगिंग पे जाएं, उसमें आप इवन कोई फिजिकल स्पोर्ट्स में जाएं या कोई ग्राउंड फील्ड अगर खेलें, तो उससे आपका माइंड बहुत बेहतर होता है, आपके माइंड के सेल एक्टिवेट होते हैं, आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है तो आप जो थिंकिंग प्रोसेस जो है वो अच्छा काम करता होता है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जितने भी जिम्स के अंदर या क्लब्स के अंदर आपको अच्छे थिंक टैंक्स, बिजनेस टाइकून्स या एंटरप्रेन्योर्स नजर आएंगे, दे स्पेंड मोस्टली गुड टाइम, जो क्रिएटिव टाइम होता है वो जिम में गुजारते हैं। वहाँ से थॉट प्रोसेस उनका अच्छा काम करता है एंड दे थिंक अबाउट न्यू लीड्स,
New new ideas. processes, new ideas, new innovations. So you got to know now कि कितना important है कि अपने आप को physical activity में engage करना. और ये भी कहा जाता है कि आपका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा काम करता है अगर आप जिम जाते हैं तो। जैसे आपने कहा कि नए नए आइडियाज आते हैं, तो ये है इसमें बात? नहीं, it's very true. It's very true. देखें, आपकी बॉडी का जो सारा ताल्लुक होता है वो आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के साथ होता है. जब आप वर्कआउट करते हैं, अब मैं वर्कआउट का वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा बिकॉज मैं फिजिकल एक्टिविटी की बात करूँ, तो फिजिकल एक्टिविटी में यू कैन डू एनीथिंग. जिसमें मैंने स्पोर्ट्स का नाम लिया, किसी फिजिकल स्पोर्ट्स का या ग्राउंड फील्ड स्पोर्ट्स का नाम लिया, तो उसमें ये होता है कि आपके हार्मोनल रिलीज होना शुरू हो जाते हैं. जब वो एक चेंज जब आती है बॉडी में, तो वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को एनहांस करती है. जब आपके दिमाग को ब्लड अच्छा पहुंचेगा, फ्रेश पहुंचेगा और बार बार पहुंचेगा, तो ऑफ कोर्स आपका थिंकिंग प्रोसेस काम करना शुरू हो जाएगा. अच्छा उज़ैर, अब लाइफ बड़ी फास्ट मूव कर रही है, तो इसकी पेस को मीट करने के लिए चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस पे पूरा उतरना पड़ता है, तो उसके लिए डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो इन अमराज को भी एक्सरसाइज करके आप ठीक कर सकते हैं. कम कर सकते हैं. एग्जैक्टली. देखें, स्ट्रेस लेवल हम जब सुनते थे अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ से भी, और अभी भी सुनते हैं कि जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, तो हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि यार आप अपना वो स्ट्रेस को, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, और वो तरीका यही होता है. निकालो. एग्जैक्टली. तो वो निकालने का एग्रेशन ये नहीं कि किसी पे आप यू स्टार्ट येलिंग ऑन समवन, या किसी को आप डांटना शुरू कर दें, या नौकरों पे करें, या किसी से बदतमीजी करें. उसका बेहतर तरीका यही होता है कि आप अपने टाइम को एंगेज करें पॉजिटिवली, किसी जिम जाके वहाँ पे आप वेट लिफ्टिंग करें. जो आपको चीज़ पसंद है वो करें. आपको कार्डियो पसंद है, आप कार्डियो कर लें 15-20 मिनट. आपको वेट लिफ्टिंग में आप वेट लिफ्टिंग कर लें. बॉडी वेट ट्रेनिंग करनी, बॉडी वेट कर लें. क्रॉसफिट करना है, क्रॉसफिट कर लें. इवन इफ यू आर स्विम लवर, तो आप जाके स्विमिंग करना शुरू कर दें. सो वो आपकी तमाम एनर्जी नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगी. दिस इज द बेस्ट वे कि आप बजाय एंगर करके अपने आप को एक किसी गुनाह में डाल दें, किसी और किसी में कर दें, किसी को डांट, किसी की दिल आज़ारी कर देंगे, ऑफ कोर्स, तो वो एक गलत चीज़ हो जाएगी. अच्छा उज़ैर, चूँकि अब सर्दियाँ हैं और लोग जो हैं वो बहुत अवॉइड कर रहे हैं बाहर एक्सरसाइज करने को, या वर्कआउट करने को, या फिर रनिंग करने को, तो घर में रहकर ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हम इंडोर एक्सरसाइज कर सकते हैं? हाँ जी, हम वो जानना चाहेंगे आपसे. वेल, इंडोर में तो आप बहुत सारे वर्कआउट कर सकते हैं, बिकॉज अभी आजकल कंडीशन बाहर, द लास्ट फ्यू वीक्स हमारे पास स्मोक से काफ़ी आउटडोर एक्टिविटी स्टॉप हुई थी. पीपल स्टॉप वॉकिंग, लोगों ने जॉग करना, बाग जो हमारे जितने भी थे, गार्डन्स थे, आउटडोर पार्क्स थे, वो सब बिल्कुल सन्नाटा हुआ था. उसकी रीज़न ये थी कि स्मोक से एवरीबॉडी इज अवॉइडिंग. ठीक है, बट ये है कि आउटडोर एक्टिविटी या आउटडोर वॉक जॉग सबसे बेहतरीन होती है. बट इंडोर रहते हुए भी आप वर्कआउट कर सकते हैं, बिकॉज वर्कआउट से बचने का कोई बहाना नहीं है. इंडोर हो, आउटडोर हो, आप ड्राइविंग मोड में भी कभी कभी हो, तो उसमें भी बहुत सारे वर्कआउट आप कर सकते हैं. ड्राइविंग मोड यू डू सर्टेन स्ट्रेचेस. एक्चुअली तो मसला ये कि आपने अपनी बॉडी को मोबिलाइज करना है. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. यू नो, यू नीड टू इम्प्रूव द बेसिक्स. मोबिलाइजेशन, मोबिलिटी बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है. उसके बाद आती है कि आपने कौन सा मसल बिल्ड करना है, कौन सा मसल में पेन है, और कौन सी चीजें किस तरह है. बट इंडोर देयर आर लॉट ऑफ वर्कआउट जो यू कैन परफॉर्म इजीली, जिसके लिए आपको कोई वेट की जरूरत नहीं है. अच्छा, आपको कोई चीज जरूरत नहीं है. आप कमरे में चेयर को, अगर आपके पास एक खाली कमरा है और उसके ऊपर एक रग है और उसके ऊपर एक चेयर है और एक बेड है, आप वहाँ भी सर्टन बॉडी मूव्स कर सकते हैं. क्या बात है. तो उज़ैर, ये आपने हमें करके दिखानी है, क्योंकि हम भी अपने घरों में चाहते हैं कि हम भी कुछ कर सके. और मैं देख रहा हूँ कि कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह ये पड़ी हुई हैं, बाहर निकला करें ना, सुस्ती बहुत होती, क्या करें. नहीं, फिर आप बजाय अगर इन वेट्स के अलावा भी अगर आप नहीं, आपके पास कोई वेट नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. बहुत से ऐसे वर्कआउट, बहुत से ऐसे मूव जो कि सिर्फ अपने बॉडी वेट पे हम चाहेंगे आप हमें कुछ करके दिखाएं ना जरा. ऐसी एक्सरसाइजेज जो हमारे घर बैठे लोगों के लिए आसानी हो. ज्वाइन इस तरह करते हैं कि हम आपको इंस्पायर करेंगे साथ. इंस्पायर किस तरह से? हम काउंट करेंगे 1 2 3. अच्छा, अब ये है रेजिस्टेंस बैंड्स. मैं आपको थोड़ा इससे बताता हूँ कि हाउ यू कैन परफॉर्म. अगर आपके पास ये घर में है, इट इज इजीली अवेलेबल फ्रॉम एनी स्पोर्ट्स शॉप. ठीक है, ठीक है. क्या कहा जाता है, एक दफा दोबारा बता दो. रेजिस्टेंस बैंड. रेजिस्टेंस बैंड कहा जाता है. रेजिस्टेंस बैंड, इसको लूप भी कहते हैं. अगर आपको मार्केट मिले तो आपके लिए लूप बैंड देते हैं. ठीक है, LOOP. ठीक है. सो इसकी वजह से आपने बेसिक स्ट्रेचेस करने होते हैं. अब मैं जो फ्रंट स्ट्रेच करूंगा, इसको होल्ड करके. अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताऊं कि ये जो है बेसिकली इसमें रेजिस्टेंस आती है मिलीमीटर्स के अंदर. सो व्हेनेवर यू गो, आप उनसे कह सकते हैं, डिमांड करके जी मुझे मीडियम चाहिए, लाइट चाहिए या हैवी चाहिए. ठीक है. दिस इज राइट नाउ आई हैव मीडियम वन. और मीडियम होना चाहिए बिगिनर्स के लिए. बिगिनर्स के लिए लाइट होना चाहिए. लाइट, ठीक है. लाइट की रेजिस्टेंस अच्छी खासी होती है. लाइट रेजिस्टेंस बैंड. हाँ, तो आप उनसे लेना, ये इजीली अवेलेबल होगा. इसको आपने या इसको सिर्फ आपने होल्ड करना है, और इसका जो आपने अपना स्टैंस रखना है, दैट इज बिकॉज आपने अपने बिल्कुल चेस्ट लेवल के ऊपर रखना है. ठीक है. और इसको आपने जितनी आप रेजिस्टेंस है, आपने उसको
स्ट्रेच आउट करना है लाइक दिस एंड वेरी स्लोली। ये बहुत इजी है मेरे ख्याल से, बजाय इट लुक्स इजी, ये हाथ दिखने में इजी लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ये नहीं है, एज्यूम कि आपके पास ये भी नहीं है, ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपने हाथ को ऐसे करना है, ठीक है। यू बोथ कैन डू विद मी राइट नाउ, ठीक है ना, होल्ड लाइक दिस, हाँ, अपने सिर्फ शोल्डर लेवल पे हाथ रखना है और इसको ऐसे वाइड करना है। मैं थोड़ी स्पेस ले लेता हूं, कीप ओपन इट पैरेलल टू योर शोल्डर और वापस लेकर आना है। सो अगर ये 10 से 12 टाइम रेपिटेशंस करेंगे, सो यू सी यू लॉट ऑफ स्ट्रेचेस ऑन द शोल्डर एंड द चेस्ट साइड बोथ, ठीक है। और ये कितने रैप्स, कितने सेट्स? 12 रैप्स, ठीक है। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आप 10 से भी कर सकते हैं, 10 के 3 रेपिटेशंस कर लें, और अगर आप लगते हैं आप थोड़ा सा अपर लेवल पे आ गए हैं, so you can go up to like 12 repetitions, और अगर आप समझते हैं कि आप बहुत एडवांस मोड में जाना चाह रहे हैं तो आप you can go reach up to 15 repetitions। और सांस अगर लेना है अंदर तो स्ट्रेस नहीं, सांस तो आपने लेना ही लेना है हर हाल में। नहीं, मतलब रोक के थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, सांस ले लो, वो वाला। नहीं, you can always take, आपने बेसिकली हर सेट के बाद 30 सेकंड से 45 सेकंड्स का ब्रेक लेना है, जिसको हम रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल वन गो में नहीं करना, ठीक है ना। 12 रेपिटेशन का एक सेट हो गया, फिर आपने कुछ सेकंड्स का ब्रेक लेना है, 30 सेकंड्स का ब्रेक है, उसके बाद फिर अगला सेट परफॉर्म करें, ठीक है। ये तो हो गया एक सर्टेन वर्कआउट। फिर आपने इसी के बगैर अब आप इसके साथ एक और अच्छा वर्कआउट भी कर सकते हैं, जो कि स्पेशली जो लोग जिनको रोटेटर कफ का मसला होता है और शोल्डर में पेन होती है। आपने देखो सर्दियों में अक्सर लोग जब उठते हैं सो के तो उनको अक्सर पेन फील होती है। कुछ लोगों की क्रॉनिक इंजरीज होती हैं या हिस्ट्री होती है, कभी डिसलोकेशन हुई होती है, एक्सीडेंट हुआ होता है, कुछ साइकिल से कभी गिरे होते हैं, बाइक से या स्विमिंग करते हुए कुछ चीज लगी होती है, बिल्कुल, और वो ट्रिगर करती है इन द मंथ ऑफ दिस। और अगर मसल पुल हुआ हो आपका शोल्डर या इस तरह का मसल वगैरह पुल हो जाता है ना, हाँ, मसल पुल होना, तो उसके लिए तो डेफिनेटली आप रिहैब करते हैं थोड़ा सा, वो अब टाइम लेता है आपका 5 to 6 वीक का, डिपेंड के मसल इंजरी किस तरह की है। अगर टेंडर टेयर नहीं हुआ हुआ फिर तो ऑफ कोर्स वो टाइम कम या ज्यादा भी ले सकता है, लेकिन अगर आपका कोई डिसलोकेशन है वो ज्यादा टाइम लेती है, ठीक है। सो शोल्डर के लिए जो बेस्ट वर्कआउट है, अगर आपने शोल्डर को सुबह उठ के स्ट्रेच करना है और ये बैंड आपके मॉर्निंग में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आप जिस टाइम मर्जी करें, जब आपको टाइम। मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। उसके बाद इवनिंग में भी क्या मॉर्निंग में वर्कआउट करें, लेकिन आपको जब टाइम मिलता है वर्कआउट करें। कहीं किसी बुक में नहीं लिखा हुआ कि मॉर्निंग वर्कआउट करें, इवनिंग वर्कआउट करें। बहाना मतलब आप नहीं बना सकते कि मैं सुबह बिजी था, रात को डू एक्सरसाइज डेली। कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि डू एक्सरसाइज डेली इन द मॉर्निंग, सही है, ठीक है। तो शोल्डर के लिए द बेस्ट थिंग आई कैन सजेस्ट ये, दिस इज बेस्ट फॉर रोटेटर कफ। इसको आगे भी लेकर अच्छा, स्ट्रेच किए रखना है और लेकर जाना है। देखिए, इसका बेसिक मंत्र ये है कि आपने जब इसको यहाँ से ग्रिप करनी है, आप पीछे जा रहे हैं, अब आपको पता है कि बाजू वैसे मूव नहीं करेगा, आपने इसको स्ट्रेच करना है। जब आप उसको स्ट्रेच करके स्पेस देते हैं तो आपका बाजू पीछे, मैं यही सोच रही हूँ कि मूव कैसे किया है, एंड दैट्स हाउ इट हिट योर रोटेटर कफ। तो जिन लोगों को शोल्डर रोटेशन में मसला आता है, या आपने अक्सर देखा होगा आवाजें आती कड़क कड़क कड़क, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज वो कहते हैं जो लंबा होता है उसकी घुटनों में से बड़ी आवाजें आती हैं। ये वो फ्रोजन शोल्डर भी, फ्रोजन शोल्डर के लिए अच्छी एक्सरसाइज, लेकिन थोड़ी सी हार्ड है फ्रोजन शोल्डर के लिए। तो फ्रोजन शोल्डर के लिए पहले वर्कआउट डिफरेंट किस्म के होंगे, फिर ये कर सकते हैं आप। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको शोल्डर को अच्छा वार्म अप करना है, बिकॉज शोल्डर का यूजेज बहुत है, बिल्कुल आपकी डेली लाइफस्टाइल एक्टिविटी में आपने खाना भी खाना है, आपने इसको हिलाना भी है, कोई चीज लिखनी भी है, तो ये वो पार्ट है बॉडी के जो लेग्स और आर्म्स बहुत ज्यादा यूज होता है। और शोल्डर बिल्डअप हो तो आपकी फिजिक भी ज्यादा अच्छी लगती है, एग्जैक्टली, कपड़े पहनने में अच्छा लगता है, स्ट्रक्चर अच्छा बनाओ तो शोल्डर उसके साथ आपका जो स्टमक पेट है ना वो बिल्कुल साथ फ्लैट होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए स्टमक के साथ, खाली शोल्डर नहीं आपने करना होता। तो अच्छा, ये हमने से इधर तौंद निकली हो शोल्डर में। तो इसके अलावा हमसे ये मुझे बहुत मजे का लगता है देखने में, कभी अब ये लूप बैंड का बेसिक वर्कआउट ये है कि ऐसे आप पूरा अपना बाइसेप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये पैरों में फंसा लेना नीचे से और हाथों में इसको ग्रिप कर लेना है, उसको होल्ड कर लेंगे अपने दोनों फुट के अंदर, ठीक है, यहाँ से उसको होल्ड करें और देन यू कैन परफॉर्म इजीली। अच्छा, ये साथ बाइसेप, ये बाइसेप का। तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो नॉर्मली शूट्स करते हैं उनके पास बैंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, बिल्कुल मौके पे पंप करने के लिए मसल पे पंप होती है बॉडी, और फौरन आप शूट के लिए चले जाते हैं। सही सही। सो ये रिमेंबर कि जितनी भी ये शूटिंग इक्विपमेंट होते हैं उनमें ये पोर्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अच्छा, हम लोग ये हमेशा नोटिस करते थे कि ये जो सेलिब्रिटी स्टेज पे अचानक आते हैं परफॉर्म करने के लिए, इतने पम्प्ड अप कैसे आते हैं, फुल बाइसेप, ये दिस इज द मंत्र बिहाइंड दैट पंपिंग। ओके, वो बैक स्टेज पंपिंग करके मसल्स को पहले तो यूज्ड टू डू लाइक आज से 20-25 साल पहले एक पोर्टेबल इक्विपमेंट होता है, इसमें प्रॉपर रॉड्स होती थी, लेकिन आजकल ये बैंड्स आ गए हैं, बड़ी जबरदस्त चीज है, कैरी करने में बड़ा आसान है, कैरी बड़ा इजीली कर सकते हैं, बैग में रख सकते हैं इसको, बैग में आ जाएगा आपके, इवन लड़कियों के
हैंड कैरी भी जा सकते हैं। ज़हर, मेरे जहन में एक सवाल आया कि ये जो आप बाइसेप वाला कर रहे हैं, तो ये करने से खवातीन को ये रहता है कि उनके डोले बन जाएंगे? नहीं, तो ऐसा होता है? ये भी एक मिथ मैं आपको क्लियर कर दूं। बाय द वे खवातीन में अक्सर क्वेश्चन आता है, स्पेशली मुझसे जब वो लोग पूछते हैं, जो फीमेल मेरी क्लाइंट हैं, वो ये कहती हैं जी कि हम वेट लिफ्ट नहीं करेंगे, हमारे डोले बन जाएंगे, मसल बन जाएंगे, मसल्स बन जाएंगे। आप कहीं भी पढ़ लें, किसी रिसर्च को पढ़ लें, मेरा भी इस पे पूरा स्टैंस ये है कि लिफ्टिंग इज इक्वली गुड फॉर फीमेल्स। अच्छा, अब जो मसल बनने की जो साइंस होती है वो ये होती है टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है। चलें उज़ैर, वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और हमारे एक्सरसाइजेस तो बहुत हमें समझ आ गई हैं। आप लोग घर में बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बताया भी है कि आप ये खरीदें, ये बैंड, और आपको बड़ी आसानी से मिल भी जाएगा, कैरी भी कर सकते हैं। और एक्सरसाइज से बचने का कोई बहाना नहीं है, कोई सुस्ती नहीं दिखानी है आपने। सुबह शाम दोपहर जब वक्त मिले घर में एक्सरसाइज की जा सकती है। निकाले अपने लिए, दिन में 10 मिनट निकाले, 15 मिनट निकाले। अब आपको कमरे के अंदर की एक्सरसाइज बता दिए, करें प्लीज। अपना ख्याल रखें, कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।